नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। आज का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर है। ये एक ऐसी सनत है जिसके बारे में फॉर द लास्ट सो मैनी डेकेड्स ये कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंडस्ट्री बना रही है और मकामी जो इंडस्ट्री है वो तरक्की कर रही है, रोज़गार पैदा हो रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होता है जो डॉक्टर फरीद मलिक साहब ने अपने एक आर्टिकल में मिनट मिरर के लिए जो लिखा है उसमें उठाया है कि क्या पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ वाकई बन रही हैं या इनकी असेंबलिंग हो रही है, और जो गाड़ियों के इंजन, गियर बॉक्सेस और दूसरे जो पुर्जे हैं वो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं या उनकी मकामी जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो गई है या हो सकती है। और सबसे अहम सवाल, 4 दहाइयाँ गुज़रने के बावजूद पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो अभी लोकली वो अपनी जो प्रोडक्शन का जो एक लेवल है वो अभी तक नहीं हासिल कर सकी। तो इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने अपना जो आर्टिकल है उसमें पहले पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी हिस्ट्री बयान की है, बिल्कुल क्रॉनिकल ऑर्डर में। तो एक तो आप अपने हमारे नाजरीन के लिए वो बयान कर दें उसकी इंडस्ट्री, और दूसरा ये कि इस जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने का जो असल मकसद है वो क्या था, कि सिर्फ गाड़ियाँ असेंबल करनी हैं या एक लोकल नेशनल लेवल पे एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खड़ा करना था। देखें जी, ये मैंने जो शुरू किया है ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन से शुरू किया है। ये 70 की दहाई में जब एक जमहूरी हुकूमत आई थी तो उन्होंने बेशुमार कॉरपोरेशन बनाए थे फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो पहले डिसाइड हुआ था कि जो ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन है हम अपनी एक गाड़ी खुद डिज़ाइन करेंगे पीपल्स कार के नाम से, और उसको हम बनाएंगे और वो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह हमने एक निशान जीप का भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो सेल्फ रिलायंस के तहत ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन जो था उसने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी जो असेंबलर्स थे उनको नेशनलाइज किया और एक बड़ा कॉरपोरेशन क्रिएट किया गया। बहरहाल वो जब भुट्टो साहब की हुकूमत चेंज हो गई तो जब दूसरी हुकूमत आई तो उन्होंने ये कहा कि जी हम अपनी गाड़ी नहीं बनाएंगे, हम सुजुकी के साथ कॉरपोरेशन ये जॉइंट वेंचर विद पाक सुजुकी हम यहाँ गाड़ियाँ असेंबल शुरू करेंगे। और फिर आस्ता आस्ता असेंबली के बाद फिर हम डिलीशन का प्रोग्राम, यानी डिलीशन का मतलब ये है कि जो पार्ट्स बाहर से आते हैं वो हम आस्ता आस्ता यहाँ वेंडर डेवलप करेंगे, यहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो पार्ट्स यहाँ बनेंगे। और उसका फिर एक स्केड्यूल था कि जी हम 5 साल में इतनी डिलीशन करेंगे, 10 साल में इतनी करेंगे। तो करते 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 हमारा ये ख्याल था कि हम 90-95% डिलीशन कर देंगे, यानी 90% जो पार्ट्स हैं वो यहीं बनेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और वो जो डॉलर पैरिटी में वो नहीं आएंगे, कीमतें कंट्रोल में होगी क्योंकि लोकली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स होंगे। तो ये डिलीशन प्रोग्राम जो है इसके तहत हमने पहले पाक सुजुकी को अलाउ किया यहाँ आने के लिए, फिर हिनो पाक को हमने बसेस और ट्रक्स के लिए किया, फिर टोयोटा वाले आए उनको अलाउ किया, फिर होंडा वाले उनको अलाउ किया। तो ये 4 बड़े जो जापानीज मैन्युफैक्चरर्स थे इनसे हमने एक डिलीशन प्रोग्राम के तहत हमने इनको अपना मार्केट एक्सेस दिया और उम्मीद ये थी कि ये आस्ता 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 90% डिलीशन तक मामला पहुंच जाएगा और जो लोकल इंडस्ट्री वो डेवलप हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग या शुरू हो जाएगी, और जो फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट है हमारा वो गाड़ियों की इंपोर्ट पे खर्च नहीं होगा। से ये कॉन्सेप्ट था, और एट द सेम टाइम हम लोकल इंडस्ट्री भी डेवलप कर लेंगे। अब हो ये रहा है कि जो हमारा डिलीशन का ये प्रोग्राम है ये नहीं चला। ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये जाके अपने असर रसूख से वेवर ले लेते हैं गवर्नमेंट से, प्रेशर डाल के कि जी अभी वो इंडस्ट्री तैयार नहीं है, आपके वेंडर ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और एज ए रिज़ल्ट जो डिलीशन है वो तकरीबन बहुत ही कम है वैल्यू वाइज। छोटे मोटे पुर्दे प्लास्टिक की पार्ट, सीटें बना दी, स्टीयरिंग बना दिए, बम्पर बना दिए, इंजन, गियर बॉक्स जो मेन आइटम्स हैं वो अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ने एक इंजन का फाउंड्री भी बनाई थी, इंजन को वो बनाने के लिए, जो इंजन मोल्ड होते हैं वो बनाने के लिए, और दूसरा रिम बनाने के लिए भी एक फैक्ट्री कराची में लगी थी, हब के अंदर। ये दोनों फैक्ट्रीज लगी थी। मकसद ये था कि हम
जो गाड़ियाँ अपनी खुद बनाएंगे, खुद कफ़ील होंगे, और अगर हमें कोलैबोरेशन भी करनी पड़ी तो वो 5-10% होगी। जिस तरह मैंने इसमें एग्जांपल दिया मिलर ट्रैक्टर का, मिलर ट्रैक्टर जो है वो 90% प्लस इंडिजिनाइज हो चुका है, इस वजह से उसकी कीमत बड़ी कंट्रोल में है सही, और वो डॉलर की एक्सचेंज और उतार चढ़ाव से उसकी कीमत में फ़र्क नहीं पड़ता। वही सुजुकी जो है, जो मारुति सुजुकी जो हिंदुस्तान में हमारे बाद शुरू हुई 10-15 साल के बाद, वो 90% डिलीशन क्रॉस कर गई है। हमारी जो है, हमारी मुश्किल से ये 75%, वो भी वैल्यू नहीं, बाय पार्ट्स वो उसने क्रॉस किया है। तो मैंने ये प्रपोज़ किया अपने इस आर्टिकल में कि हमारे पे इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि हम एशिया करें, गाड़ियाँ इंपोर्ट करें और बिलियन एंड डॉलर्स हमारे बाहर जाएं। तो लिहाजा इनको एक वो देना चाहिए डेडलाइन कि जी आपने 43 ईयर्स हमारे ज़ाया कर दी हैं, अब आपके लिए 90 दिन की डेडलाइन है, आप 90% डिलीशन प्रोग्राम तक पहुँचें। अगर नहीं पहुंचते तो हमें बताएं कब पहुंचेंगे, वरना आपको हम बंद कर देंगे, विल शट यू डाउन। देखें ना, बेशुमार और भी लोग आ गए हैं फील्ड के अंदर, चाइनीज़ आ गए हैं, कोरियन आ गए हैं, मलेशियन आ गए हैं, क्योंकि मौजें लगी हुई हैं। देखा ना, उनकी मौजें लगी हुई हैं, और सारा बस यही असेंबलिंग है, मार्केट एक्सेस है। यहाँ असेंबली में भी क्या है, किट आती है, उसको इकट्ठा करते हैं, पेंट कर देते हैं, बस पेंटिंग वो बूथ लगे हुए हैं, ज़्यादातर पेंट होता है बस, ज़्यादातर। बाकी हाँ, और कुछ कंपोनेंट जो प्लास्टिक के बम्पर या ये चीज़ें जो हैं ये बनती हैं। तो ये बाकायदा डिबेट होनी चाहिए इस पर कि डिलीशन प्रोग्राम हमारा कहाँ है, ये कहाँ जा रहा है और इसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि हमारे पास अब डॉलर्स नहीं हैं इस पे गाड़ियों पे खर्चने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब आपने इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री वो की है क्रॉनिकल, उसमें कि 72 में पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन PAC बनी, फिर 1983 में सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन हुई जी, कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है। 84 में उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी, 86 में हिनो पैक के साथ, और 1990 में टोयोटा, और 92 में होंडा जी। अच्छा, अब ये यहाँ पे दो एक कंपीटिंग से स्कूल ऑफ थाट चल रहे हैं। 72 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उन्होंने किया ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन पर जी। उसके बाद फिर 83, 84 या 90 एंड 92 ये इसमें ज़िया-उल हक और नवाज शरीफ का वो आता है। जी। तो इन दोनों पॉलिसीज़ में फ़र्क क्या था कि पहले जो PAC का ऑब्जेक्टिव क्या थे, और ये जिस तरह ये पॉलिसी ले आया कि पूरी एक कंपनी को आके इधर बिठा दिया। अब उनका जी PAC का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपनी गाड़ियाँ खुद बनाएं, और उसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल्स को लेके आए, क्वालिफाइड लोगों को लेके आए, बेशुमार टेक्नोक्रेट्स आए, और मकसद ये था कि हम अपनी गाड़ी जो है हम खुद बनाएंगे। बल्कि एक प्रोटोटाइप वो पीपल्स कार भी बनी और निशान जीप्स भी बनी सी उस वक्त। तो वो मकसद यही था कि हम अपनी गाड़ियाँ खुद बनाएंगे और फिर उनको इम्प्रूव करेंगे। मगर उनके जाने के बाद फिर ये देखा गया कि वो जो इंडिजिनस डेवलपमेंट थी, उसके बजाय ऑप्शन ये हुआ कि हम जॉइंट वेंचर करेंगे। वो भी कोई बुरा नहीं है, इंडिया भी कर रहा है अब जॉइंट वेंचर, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई जॉइंट वेंचर के अगेंस्ट नहीं हूँ। मगर अगर आप डिलीशन प्रोग्राम फॉलो करें, देखें ना, आप अगर डिलीशन प्रोग्राम नहीं फॉलो करते तो फिर तो इम्पोर्ट है। असेंबली का सर ये तो नहीं मतलब सारी किट वहाँ से आ जाए, यहाँ आपने सिर्फ जोड़ दिया और पेंट कर दिए। दैट्स नॉट व्हाट द पर्पस ऑफ द ऑटोमोबाइल पॉलिसी वाज। अच्छा, अब ये है कि ये क्योंकि इनकी मोनोपोली थी, अब कुछ मोनोपोली इनकी टूटी है, फिर इन्होंने अपनी मनमानी कीमतें, मनमानी डिलीवरी डेट्स, हर 3 महीने कीमतें बढ़ा देते हैं, डिलीवरी वक्त पे नहीं करते। फिर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑटो पॉलिसी बनाई, वो फॉलो नहीं हो रही। फिर कंज्यूमर कोर्ट्स बने, सही, कंज्यूमर कोर्ट्स ने रिलीफ देनी शुरू की, तो कंज्यूमर कोर्ट्स को उन्होंने एक किस्म का उनको डिफैंग कर दिया। सही, तो ये एक मोनोपोलाइज करके ये पब्लिक को एक्सप्लॉयटेशन हो रही है पब्लिक की, जो नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और ये क्योंकि पावरफुल लॉबीज़ हैं, सही, इनका इन्फ्लुएंस है। फिर पाकिस्तान ने जो गाड़ी बनाई, इसके बावजूद 2002 में बड़ी दलेरी से, वो फ़िरोज़ खान साहब थे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, अमेरिका के पढ़े हुए हैं बड़े, और वो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, तो उन्होंने बड़ी दलेरी से एक गाड़ी भी लॉन्च की एडम रीवो के नाम से। और वो अंडरस्टैंडिंग ये थी उस वक्त की हुकूमत से कि वो 500 पायलट गाड़ियाँ लेवल पे बनाएंगे, और वो जब सक्सेसफुल हो जाएगा पायलट लेवल प्लांट, तो हुकूमत पाकिस्तान एक फ़्लीट ऑर्डर करेगी 8000 गाड़ियों की। उससे ये कि वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जानी थी। मगर ये जो असेंबलर्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस इतना था, ये इकट्ठे हो गए। इन्होंने उस वक्त की जो हुकूमत थी, शौकत अजीज़ एंड कंपनी, उनको प्रेशराइज़ किया कि जी अगर आपने इनको ऑर्डर दिया तो हम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट वो जो एडम रीवो है, वो 500 बनी गाड़ियाँ, वो फैक्ट्री बंद हो गई। वो बेचारे अपने कर्जे उतार रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज़ लिकिंग हिज वुंड्स,
सही। तो हम गाड़ी अपनी बना के भी पीछे हट गए, सही। तो ये जो हमारे यहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन है, पब्लिक का वेलफेयर ना वॉच करना और हर किस्म की दुनिया की गाड़ी यहाँ को अलाउ कर देना और कि वो आएँ असेंबल करें। असेंबली भी क्या है कि वो CKD कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स आती हैं, उनको वो जोड़ते हैं और वो पेंट करते हैं और गाड़ी मार्केट में आ जाती है और उस पर खूब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है अपनी मनमानी वो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डिलीशन नहीं हुई, ठीक है, तो इसका जो है आम जो कंज्यूमर है, जो बायर है पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, उस पर क्या असर पड़ता है? उस पर असर ये पड़ता है कि जी जब डिलीशन नहीं होती तो पार्ट इंपोर्ट होता है। अगर आपने देखा हो कि डॉलर की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जब ये 80s में साइन हुआ था ये, तो उस वक्त डॉलर मेरे ख्याल में 15 रुपए का था, सही। अब वो इसी तरह हमारा IPP में भी यही हुआ कि जब आप साइन करते हैं तो डॉलर पैरिटी जब चेंज होती है, तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ें महंगी होती हैं ऑटोमेटिकली। अगर वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो फिर वो डॉलर पैरिटी से अफेक्ट नहीं होती, सही, क्योंकि यहाँ लोकली बन रही हैं चीज़ें। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इंडिजिनाइज करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि उसका वो इफेक्ट डॉलर की फ्लक्चुएशन से वो मैन्युफैक्चरिंग का फिर नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। नंबर 3 ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव होती हैं। ये जो कंपनीज थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने साइन करके दिया है कि जी हम वेंडराइजेशन करेंगे, हम वेंडर डेवलपमेंट करेंगे, हम वेंडर्स को अपने लेवल पे लेके आएंगे। अब ये उल्टा ब्लेम करते हैं कि जी आपके वेंडर्स का वो लेवल नहीं है, आप ये वेंडर्स वो क्वालिटी नहीं बना सकते। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस वेंडर को उस तक लेके आए। वेंडर डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो वेंडर डेवलपमेंट भी नहीं हुई, अपना क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी नहीं हुई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं इन्होंने कहा हुई, सी। इनका इंटरेस्ट ये है कि ये इंपोर्ट कर लें बाहर से, जापान से गेयर बॉक्स भी आ जाए, जापान से इंजन भी आ जाए, विच इज़ आई थिंक अबाउट 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार इज इंजन एंड गेयर बॉक्स, सही। तो अब अगर सिर्फ आपने बम्पर और दरवाजे और पोशिश और सीटें बनानी है तो वो डिलीशन नहीं है। तो समबडी शुड गो एंड विजिट द डिलीशन प्रोग्राम, इसको देखे और इसमें जो इसमें खामियां रह गई हैं, जो शॉर्टकमिंग उनको दूर करे और इनको अल्टीमेटम दे, सही। और अगर ये नहीं मानते तो फिर या तो हम चाइनीज़ के साथ या फिर अपनी एडम रिव्यू जो हमने बनाई थी या कोई और गाड़ी जो है उसकी तरफ हम जाएं, क्योंकि हमारे जो हमें ये नुकसान हो रहा है, जो हम ये फ्लीस कर रहे हैं अननेसेसरीली, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, हमारे पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देखो ना, हमारे पास इतने अमीर मुल्क नहीं है कि हम दुनिया जहाँ की गाड़ियाँ खरीद के यहाँ सड़कों में चलाएं, और ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। देखें ना, दुनिया जहाँ की गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं और चल रही हैं और उसमें डिलीशन हो नहीं रही। डिलीशन हमारा इंटरेस्ट है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट हो, जनरेशन हो, 90% तक हो। 10% ठीक है, आप अगर उनको 10% वो रिपैट्रिएट भी करते हैं पैसे तो दैट्स फाइन, मगर ये तो नहीं कि वो 70% 80% पैसे वो रिपैट्रिएट करके बाहर ले जाएं, वो तो हमारा टोटल लॉस है। हमें क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें आर्टिकल में आपने एक और बात की है कि ये जो सेक्टर है ये पाकिस्तान का, ये जो है फॉरेन रिजर्व्स एक्सचेकर, इस पर बड़ा एक बोझ बन चुका है। यानी कि एक तरफ हम डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ ये जो उनके CKD किट्स हैं और उनकी इंपोर्ट्स पे मिलियन ऑफ डॉलर्स हम बाहर भेजते हैं ऑन द एवरीडे बेसिस या वीकली बेसिस। तो ये ट्रेड डेफिसिट हमारा आजकल ये बहुत बड़ा इशू, बिल्कुल ट्रेड इशू बना। तो इसमें इस सेक्टर का कितना ये पब्लिश नहीं होते फिगर्स, बट मैं आई एम श्योर इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी। अच्छा, जो CBE यूनिट्स होते हैं, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि उसमें गवर्नमेंट की कोई फॉरेन एक्सचेंज कमिटमेंट नहीं होती। जो कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स आते हैं, जो गाड़ियाँ बनी हुई आती हैं, जो इंपोर्ट होती हैं, वो या गिफ्ट स्कीम में होती हैं या वो ट्रांसफर रेजिडेंस में होती है। उसमें जो लेके आता है, ये गिफ्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज वो प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट का कोई इसमें ऑब्लिगेशन, फॉरेन एक्सचेंज ऑब्लिगेशन नहीं होती। पहले वही था हमारे यहाँ। आपने अपना एक ज़ाती तजर्बा भी जी बिल्कुल बता दें। जी ज़ाती तजर्बा मेरा ये है कि मैं जब अमेरिका में था तो मैं अपने वालिद को हर 2-3 साल के बाद गिफ्ट करता था। मैं गिफ्ट सर्टिफिकेट भेज देता था, पेमेंट का मैं कर देता था, तो वो गाड़ी अपनी अपग्रेड कर लेते थे, उनकी दूर थी गाड़ी की यहाँ। तो मैं जब खुद आया यहाँ तो मैं अपने लिए ट्रांसफर रेजिडेंस के भी वो लेके आया सर्टिफिकेट। तो मैं जब गाड़ी बुक कराने गया टोयोटा करोला, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये अब आप बुक नहीं कर सकते, अब यहाँ असेंबली शुरू हो रही है, सही। तो मेरा गिफ्ट सर्टिफिकेट भी ज़ाया हो गया। मैं इस खुशी में था कि असेंबली हो जाएगी यहाँ, सही। एक तो जो असेंबली यहाँ शुरू हुई तो वो उन्होंने वो उसको डिलीशन करनी चाहिए थी। 92 से लेके अब तक अगर देख लें कितने साल हो गए, फिर डिलीशन नहीं हुई, कीमतें बढ़ती रहीं। देखो ना, अभी भी अच्छे जो मॉडल हैं
ये जो पाकिस्तान में मॉडल नहीं चेंज होते, वही मॉडल रहते हैं और अरसा तक वो मॉडल रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसने हर्ट किया हमारी मार्केट प्लेस को। अगर मैं खुद गाड़ी इंपोर्ट करता तो गवर्नमेंट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, मैं खुद ही फॉरेन एक्सचेंज देता, खुद ही पैसे देता, खुद ही गाड़ी आते, पहले इस तरह ही था। अच्छा, अब ये कि हम कर्जे लेते हैं और ये फिर हमारे जो पैसे आते हैं ये आगे चले जाते हैं। अब तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कर्जे कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज़ ऑल दिस डॉलर अमाउंट गोइंग। देखें ना, हम कर्जे भी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, रिमिटेंसेस भी हैं, और फिर हमारे पास कुछ नहीं होता। देखो ना, दैट मीन्स समथिंग इज वेरी सीरियसली रॉन्ग। हम उन चीज़ों में पे ये फॉरेन एक्सचेंज अपना लगा रहे हैं जो जहाँ बचा सकते हैं। सी, हम क्यों नहीं बचाते, वाई आर वी नॉट डूइंग इट। देखो ना, ये बड़ा बड़ा सवाल है। अच्छा, तो अब आपने इस अपने आर्टिकल में ये एक डिमांड की है कि इस पॉलिसी को रिविजिट किया जाए। अगर रिविजिट मीन के एक नई पॉलिसी आनी चाहिए। अब जो नई पॉलिसी आती है तो आपके ख्याल में उसके क्या बेसिक पिलर्स एलिमेंट्स? नहीं जी, रिविजिट का मतलब ये नहीं, नई पॉलिसी तो ठीक है, उसको रिविजिट का मतलब ये है कि आप ये देखेंगे उसकी कंप्लायंस क्यों नहीं हुई पाकिस्तान। हाँ, उसकी देखें ना, कंप्लायंस होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जी हम 5 साल में या 10 साल में हम 90% डिलीशन करेंगे, तो क्यों नहीं की उन्होंने? दैट क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड। और उसकी कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, व्हाई इट हैज़ नॉट हैपेंड। जब इंडिया में हो गया और मुल्कों में हो गया तो हम क्यों नहीं वो डिलीशन जिस एग्रीमेंट के तहत हमने उनको अपनी मार्केट एक्सेस दिया था वो फुलफिल क्यों नहीं हुआ? सही, मेरा जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इसमें काफ़ी घपले हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट भी है और वो कमीशन लॉबीज़ भी हैं, करप्शन भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, ये सारी जो चीज़ें हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट इज इन नोबॉडीज इंटरेस्ट। देखो ना, वो कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो इनको वेवर दे देते हैं, इनको अलाउ कर देते हैं। अच्छा जी 3 साल और ले लें, 5 साल और ले लें। वो करते करते आपने 43 ईयर्स आपने गुजार दी हैं और हार्डली एनी डिलीशन हैज़ टेकन प्लेस। और हमने खुद भी इस सेक्टर को सीरियसली नहीं लिया। अगर हम अरबों डॉलर इस पर खर्च रहे हैं तो हम इस सेक्टर को सीरियसली लेना चाहिए और इसको इंडिजनाइज करना चाहिए, खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी चीज़ें यहाँ बनानी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिस तरह होंडा है मोटरसाइकिल, इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 70 to 80% जो 2 व्हीलर्स हैं वो होंडा मोटरसाइकिल्स हैं और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी शुरू में भी। वो फिर जब चाइना से लोग इंजन लेके आए, उन्होंने यहाँ बॉडीज़ वगैरह बनाई और यहाँ जब चाइनीज़ मोटरसाइकिल असेंबल होने शुरू, उनकी कीमत आधी थी होंडा से। सो दैट ब्रॉट द प्राइस ऑफ होंडा डाउन। देखिए ना, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये अनचेक्ड, इनकी जो प्रॉफिटेरिंग है ये अनचेक्ड है। इन पे अब कुछ रकम चेक होना चाहिए, बाकायदा स्क्रूटनी होनी चाहिए। इस पर जो कमेटी हैं नेशनल असेंबली की, सेनेट की, उसमें डिबेट्स होनी चाहिए, इनका रिव्यू होना चाहिए और इनको एक टारगेट देना चाहिए कि व्हेन विल यू रीच 90% डिलीशन, कितना टाइम आपको चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह चलता रहा तो हम ये इंपोर्ट ही करते रहेंगे और हमारा नुकसान होता रहेगा और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर जाता रहेगा। एंड दिस शुड बी स्टॉप्ड। और कंज्यूमर कोर्ट को भी रिवाइव होना चाहिए। ये भी इन्होंने ये मिलजुल के इन्होंने जब से कंज्यूमर कोर्ट को ले गए हैं नॉर्मल अदालतों में, वो भी एक जो इन पे चेक था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, आपने इसका आर्टिकल का जो टाइटल रखा है वो है डिलीशन और डेथ फॉर ऑटोमोबाइल असेंबलर्स। जी, तो ये तो बड़ा सख्त टाइटल है, देखिए तो सख्त अल्फाज हैं। नहीं, फिर हम मर जाएंगे। देखें ना, नहीं, आप या इनको निकालने की बात हाँ, कर रहे हैं या लोकल देखें जी, वो कहते हैं अमेरिका में कहते हैं डेथ इज इनएविटेबल, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। या हम मर जाएंगे या वो हमें मार देंगे या मर जाएंगे। देखें ना, तो पॉइंट ये है कि जाहिर बात है हम तो नहीं मरना चाहते, हमारा मुल्क है ये, हमारे लिए हमने बनाया था, मरने के लिए तो नहीं बनाया था कि हम लोगों को अलाउ करें वो आके हमें मार दें, हमारी फ्लीस करें, हमें एक्सप्लॉइट करें। तो या अब बात ये कि ये वो कहते हैं या आप है नहीं या गाक है नहीं, पंजाबी में कहते हैं। देखो ना, इट इज़ कम टू दैट नाउ दैट दे हैव टू शेप अप और दे हैव टू शेप आउट। और जो आप तजवीज़ दे रहे हैं कि 90 डेज़ की, तो इट इज़ वर्केबल, इसमें हो सकता है कि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए सिस्टम, तो कम से कम शुरू ज़रूर हो सकता है। देखें ना, पॉइंट ये है कि अब जाहिर बात है, उन्होंने इंजन ब्लॉक्स उन्होंने पोर करने हैं, फाउंड्री करने हैं, ये करने, कम से शुरू तो करें ना। कम से कम 90 डेज़ में वो जाएँ, जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो विज़िट करें, उसको अपग्रेड करें, जहाँ इंजन बनने शुरू होएं, गेयर बॉक्स बनने शुरू होएं, कम से कम शुरुआत तो होनी चाहिए। नहीं तो शुरुआत ही नहीं हुई, वेवर ले लेते हैं जाके, है ना। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको रिजॉल्व करें। एंड द मीन टाइम मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी, जिस तरह एडम रीवो का एक प्रोजेक्ट था, इस तरह इस पर भी हमें जाना चाहिए। जो ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन जो है
उसको इसी मकसद के लिए वो बना था। और इनिशियली जो पाक सुजुकी की भी जो मैनेजमेंट है वो लोकल में पाकिस्तानी मैनेजमेंट थी, वो भी उन्होंने जापानीज़ को हैंड ओवर कर दी है। अब नो दैट इज़ बिकम अ जापानीज़ कंपनी ना। तो हमारी कोई नहीं इस वक्त पाकिस्तान एक्सेप्ट पार्ट्स बनाने वाले हैं, मगर ऐसा ऑटोमोबाइल बनाने वाली इस वक्त कोई कंपनी या कॉरपोरेशन इस वक्त फील्ड में नहीं है। तो देयर इज़ नो कंपटीशन। जो कंपटीशन आता है वो जो कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स हैं, जो जापान से गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, वो कम्पीट करती हैं इनके साथ। तो उन्हीं के पीछे यही कि आपस में बैक एंड फोर्थ होता रहता है। उनकी वजह से आम आदमी को गाड़ी भी मिल जाती है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, सस्ती गाड़ी मिल जाती है, कुछ चली भी होती है, मगर ये है कि उनसे वो एक आम आदमी जो है उसका वो गुजर औकात हो जाती है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अहम बात यह है कि अगर हुकूमत ने इस इंडस्ट्री के लिए कुछ अहदाफ मुकर्रर किए थे तो फिर उन पे अमल क्यों नहीं किया गया। और इस आर्टिकल में और इस प्रोग्राम में डॉक्टर फरीद मलिक का मौक़िफ़ यही है कि अब मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। या तो डिलीशन प्रोग्राम हकीकत बने या फिर इस मौजूदा निज़ाम को रिविज़िट किया जाए, कोई और डिसमेंटल किया जाए जी, फिर डिसमेंटल किया जाए। बिल्कुल, ये रिविज़िट तो वो तो होता रहता है, ये इसको डिसमेंटल किया जाए। तो आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम अहम लगा है तो ये इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो सनती खुद मुख्तारी या हुकूमत और ये सनत इनका सिर्फ मसला नहीं है, ये हर आम आदमी का मसला है। इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।